आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2025 के एग्ज़ाम में लड़ने वाला है उसको लेकर आए हैं। आज के वीडियो में सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन 1870, 1871, 1829, 1834। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। और 1870 ईस्वी में जो है 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में हुआ। और 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था वो सेडोन में हुआ था। तो अगर जगह का नाम पूछ दे तो जगह का नाम आप लोग बता दीजिएगा। सेडोन में हुआ था। तो 1870 से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेडोन में हुआ था। और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1829 ईस्वी से आप लोग ये याद रखिएगा कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। हालांकि कहीं कहीं पर आपको 1833 ईस्वी भी मिलेगा। तो 1834 और 1833 आप लोग यह याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में दोनों रहे, 1834 भी रहे और 1833 भी रहे, तो आप लोग 1833 को चूज़ कीजिएगा। अगर 1833 नहीं रहे, 34 रहे, या फिर 34 नहीं रहे 1833 रहे, तो दोनों में से जो एक रहेगा उसको आप लोग चुन लीजिएगा। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई थी और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बर्न में हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, बिस्मार्क, विलियम प्रथम, लियोन ट्रोट्स्की। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क किया था। कौन किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क किया था। और मेजनी जो है, मेजनी का संबंध तो कार्बोनरी संगठन से है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से है?
कार्बोनरी संगठन से है। मेजनी कोटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रक्त अम्लों की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क किया था। विलियम प्रथम से आप लोग याद रखिएगा कि विलियम प्रथम यह पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। लियोन ट्रोट्स्की जो है ये लाल सेना का गठन किया था। ट्रोट्स्की किसका गठन किया था? लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लियोन ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। और वही का यानी पर्सा का चांसलर बना था बिस्मार्क 1962 ईस्वी में। आप लोग यह भी याद रखिएगा कि बिस्मार्क 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी नहीं, 1862। बिस्मार्क 1862 ईस्वी में पर्सा का चांसलर बना था। 1862 ईस्वी में पर्सा का चांसलर बना था। पर्सा का चांसलर बना था। 1862 ईस्वी में पर्सा का चांसलर बना था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। बिस्मार्क 1862 ईस्वी में पर्सा का चांसलर बना था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वो बिस्मार्क किया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। लियोन ट्रोट्स्की जो है लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लियोन ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी इटली एवं जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसका विरोध में कौन था? तो उसका विरोध में रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, पर्सा, तो उसका विरोध में ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो वो ऑस्ट्रिया था। और रूस और तुर्की के बीच अभी आप लोगों को बताए हैं कि रूस और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में, कितना में? 1829 ईस्वी में एंड्रियानोपोल की संधि, 1829 ईस्वी में एंड्रियानोपोल की संधि हुई थी। एंड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एंड्रियानोपोल की संधि रूस और तुर्की यानी तुर्की और रूस के बीच एंड्रियानोपोल की संधि हुई थी। कब? 1829 ईस्वी में। अगर आपके एग्जामों में यह क्वेश्चन आए कि एंड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में। हालांकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और पर्सा से आप लोग ये याद रखिएगा, ये पर्सा अभी बताए हैं आप लोगों को इनसे अगले ऑब्जेक्टिव में कि पर्सा का शासक जो है वो कौन था? विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था और पर्सा का चांसलर भी बना था। और बिस्मार्क कब बना था? 1862 ईस्वी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? वो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय का रचना क्या है? वार एंड पीस है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का है। कार्ल मार्क्स का एक रचना है दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। कब? तो 1867 ईस्वी में। तो दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। और गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। और मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ताकि एग्जामों में जो है
इस तरह का ऑब्जेक्टिव आए तो वहाँ पर आप लोग आसानी से मतलब बिना डाउट के उसमें आसानी से उसका जो भी आंसर होगा वो आप लोग चुन सकते हैं। अगर इस तरह से आप लोग याद रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी पर था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन, यानी वहाँ का जो शासक था यानी जो शासन करने वाला था वो क्या था? निरंकुश था। और जिनसे मतलब जनता में आक्रोश पैदा हो गया और जनता जो है मतलब क्रांति लाना चाहता था, यानी जो निरंकुश शासक था उसको क्या करना चाहता था? बदलना चाहता था, यानी क्रांति लाना चाहता था। क्रांति का मतलब क्या होता है? पहले से बिल्कुल उल्टा। अभी का सिचुएशन में जो भी चल रहा है, जो भी मतलब जिस तरह का भी सिचुएशन है, जिस तरह का भी परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति नहीं हो करके जैसा मतलब होना चाहिए, जो जनता को अच्छा लगता है, अगर वैसा परिस्थिति हो जाता है तो फिर वो क्रांति कहलाता है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। मैं एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, किसी तरह का डाउट ना हो। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। और 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच क्या हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो सेडोन में हुआ था, ये याद रखिएगा। और 1871 में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। अगर 1834 ना रहे तो 1833 का सही आंसर होगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। बिस्मार्क जो 1862 ईस्वी में जो है पर्सा का चांसलर बना था। विलियम प्रथम से आप लोग याद रखिएगा कि विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। लियोन ट्रोट्स्की लाल सेना का गठन किया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में जो है वो ऑस्ट्रिया था। और रूस और तुर्की के बीच जो है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद वार एंड पीस की रचना। वार एंड पीस किसकी रचना है? वो टॉलस्टॉय का है। और कार्ल मार्क्स का एक रचना है जिनका नाम दास कैपिटल है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1867 ईस्वी में। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था और गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। और फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था वो क्या था? निरंकुश शासन था। आज यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।